नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने चैनल एचडी टॉकटेरिया में। आजकल बाजारवाद का उदाहरण है। बाजारवाद बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जरूरत पड़ती है फाइनेंस की, पैसे की। लोग पैसा बैंक से ब्याज पे लेके आते हैं। तो कुछ एक जमाना हुआ करता था जब साहूकारों से पैसा उधार लेते थे लोग, लेकिन अब थोड़ा समय बदला। बैंक के साथ साथ बैंक से जुड़ी हुई चीजें और आ गई जो फाइनेंस पे काम करने लगी, जो लोन देने लगी। कुछ लोगों ने इसी को धंधा बनाया, इसी को बिजनेस बनाया। यही कहते हैं कि इंडिया में जो स्टार्टअप्स का दौर है वो कहीं ना कहीं अब फाइनेंशियल मार्केट में भी स्टार्टअप का दौर आ गया। पहले लोग लोन लेते थे, अब कई दिमागदार लोगों ने, कई होशियार लोगों ने लोन देना शुरू कर दिया इसी धंधे के साथ। तो ऐसे ही एक दिमागदार पुराने एक्टर, एक्स प्रोड्यूसर, एक्स डायरेक्टर और अभी के फाइनेंशियल मार्केट को काफी कुछ हेड करने वाले, अपनी एक फाइनेंस कंपनी चलाने वाले सत्यम वर्मा हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और ये शायद मेरा आपके साथ दूसरा इंट्रो है, ये दूसरा इंटरव्यू है, क्योंकि एक हमने जो किया था वो एक पुराने चैनल पे कभी किया था जब आप एक्टर हुआ करते थे। उस वक्त दौर था जो प्रोडक्शन वगैरह में कर रहा था वो। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, कहां से जर्नी स्टार्ट हुई, वो एक्टिंग का दौर, वो मुंबई नगरी, उसके अलावा फिर हम आते हैं। जर्नी कुछ नहीं थी। 2000 बचपन से तो पहली बार तो मेरा क्रेज था डांस वांस में। हाँ। तो फैमिली और थोड़ा सपोर्ट नहीं करती थी इस चीज को। ऑब्वियसली किसी की फैमिली नहीं करती है। तो बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन होती थी। और बचपन से मेरा क्रिएशन माइंड था एंटरटेनमेंट की लाइफ में। स्टडी में कुछ खास मेरा कोई मोटिव नहीं था, वो पढ़ाई वढ़ाई बस यूं ही चल रही थी इस तरीके से। लेकिन मैंने जो पैशन वाली जो चीजें होती हैं उसमें थोड़ा मेहनत लगती है, तो वो मेरा क्रिएशन माइंड था बहुत ज्यादा। तो डांस में मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था, प्रैक्टिस करता था। तो इस तरीके से थोड़ा सा रुझान हुआ उन चीजों के लेके और फिर मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया। देन लोकल साइड से जो भी कॉम्पिटिशन हुआ करते थे उसमें इन्वॉल्व होता था, रजिस्ट्रेशन कर देता था, प्रैक्टिस करके जाता था, उनमें कॉम्पिटिशन्स करता था। तो डांस में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया कि समय का पता ही नहीं चला कि वो चीज मेरे बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा प्रेजेंट हो गई। एक होता ना कि आत्मा घुसेड़ देना दूसरे में, तो लगता था डांस को लेके भूत चढ़ गया हो। ऑल टाइम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ऐसे करते करते फिर हम थोड़ा यूपी के स्टेट लेवल पे लिए कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे उस वक्त में। तो मैं उस वक्त जाना चाह रहा था उस जगह। तो उस वक्त में जो शासन चल रहा था उस वक्त मायावती जी का था। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा चले, तो उसमें हमने अप्लाई भी किया, सिलेक्शन भी हो गया था स्टेट लेवल पे। कॉम्पिटिशन भी वहां पे जाके हम विनर रहे। विनर लेने के बाद फिर मैंने ये सोचा था कि कहीं ना कहीं, अब आपको पता ही है हमारी डिस्ट्रिक्ट में इतना कुछ खास लोग तवज्जो नहीं देते, तो डांस एक्टिंग वगैरह को इतनी तवज्जो तो नहीं दी जाती, तब तो नहीं मिलती थी। अब तो दौर बहुत ज्यादा ईयर की बात होगी सर? 2009-10 की बात कर रहा हूँ। 2009-10 में तो कहाँ ही इतना होता था, 13 साल पहले की इतना नहीं था। ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं मैंने इन्वॉल्वमेंट करी। फिर जब मैं वो स्टेट लेवल पे मैं फाइनलाइज में उसमें विनर होने के बाद मैं वापस आया अपने शहर में, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा हर फील्ड में सक्सेस हो जाए। कोई अब पेरेंट की एक इन्वॉल्वेशन तो होती है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को ज्यादा प्रेफर करें, भाई स्टडी कर ले, तू इंजीनियर बन जा, तू डॉक्टर बन जा। इस तरीके की चीजें ऑलमोस्ट पिछले टाइप से लोगों से करते हैं, वो आज भी दौर चल रहा है। आज भी ऐसा नहीं है, जमाना बदल जरूर गया है, लेकिन कुछ आज भी लोग उसी चीज, आज भी वो पुरानी बैगिंग्स, वो कंटिन्यूटी रहता है। ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं हमारी इंडिया, प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जब वो डांस रिलेटेड जब मैंने सोचा, मैंने कहा हो सकता है मेरे जैसे कहीं पागल पड़े हो। सही बात। तो मैंने प्लान करना चालू किया। मैंने कहा काम करते हैं, पहले सबसे पहले डांस एकेडमी ओपन करके ओपनिंग करते हैं। तो मैंने छोटी सी सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मैंने नाम ओपन किया था वो स्टेप अप डांस एकेडमी के नाम से किया था। तो शायद आपने देखे होंगे, कई मित्र आपके लोगों से कनेक्टेड होंगे जो पुराने बंदे हैं। तो वो फर्स्ट टाइम पे दौर पे मैंने फिर डांस सिखाना स्टार्ट किया। क्रेज बहुत ज्यादा है। 2011-12 का बात, 2011 की बात है। 2010 की बात है ये। तो अपना अकेडमी खोल ली थी? अकेडमी मैंने ओपन कर दी थी मैनपुरी में। तो आपकी पहली अकेडमी रही? हाँ, मेरी फर्स्ट अकेडमी थी, पहली अकेडमी थी। और दबा के बच्चों ने एडमिशन कराए, रजिस्ट्रेशन हुए। फिर तो जो पागलपन चढ़ा ना भयानक तरीके से, वो मैं सोच भी नहीं सकता था। इतने लोगों का एडमिशन होना, ग्रुप बना के प्रैक्टिस करना, बहुत मजा आया।
मेरा स्टडी के नाम से तो मेरा पीछे ही छूट गया था, मन नहीं लगता था मेरा, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई सब जाए भाड़ में जाए, मेरे को उससे कोई लेना, देखो जो आपके अंदर चीजें पैशनेट है वो काम आएगा आपके, बिल्कुल सही बात ठीक है। आप स्टडी करके आप सोचो कोई मेरे को प्रेशर कर दे भाई यूपीएससी की तैयारी कर ले, मैं फ्लो नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस सी चीज है, मारते कई लोग मैं कहते हैं खत्म हो कि जाऊंगा करनी कहीं ना चाहिए। कहीं। तो मैंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करके फिर मैंने एकेडमी ओपन करी, एकेडमी ओपन करा के जोश आया कि मैं भी कंपटीशन करा सकता हूँ, मैंने कंपटीशन चालू कर दिए, फिर और चीजें इंक्रीजमेंट होती रही। इंक्रीजमेंट होने के बाद 2012 में मेरा एक फ्रेंड था वहां पे दिल्ली में, तो उसने बोला कि तू एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकता है। मैंने कहा एक्टिंग, तो उसने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक कीड़ा घुसेड़ दिया, बोले वो हर दोस्तों का यही काम होता है। पूरा एक्टिंग। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो डांसर हूँ, मैं डांसर कभी सिंगर थोड़ा ना बन जाएगा। तो मैंने कहा नहीं यार, एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। बोलता है नहीं तू कर सकता है। उसने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगा दिया, मैं प्रैक्टिस करने लगा ऐसे ही। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन हुई एक्टिंग करने के बाद, फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया कि कहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होगा। होते होते वो चीजें इतनी ज्यादा परफेक्शन क्लियर होती चली गई, रास्ता मुझे पता नहीं था कि मिलने वाला है भी या नहीं, लेकिन बट वो मिल रहा था। तो मैंने 2012 में जाके मैंने डायरेक्टली जाके दिल्ली गया। दिल्ली जाके मैंने पहली बार तो गूगल पे बहुत सारा रिसर्च किया इसके बारे में। तो रिसर्च करने के बाद मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी कि नहीं मेरे को अब एक्टर बनना है। उस तो उस दिन तो राजी हुए थे? नहीं राजी नहीं हुए, तो उस दिन तो पेल दिया गया था मैं पूरी तरह। बहुत मतलब पापा ने तो छोड़ा ही नहीं था उस दिन, तो बोलते कि तुम उनको अच्छे से याद किया गया सब होगा। कुछ मतलब प्रॉपर तरीके से पेला गया था पूरी तरीके कि तुम्हारे बस का नहीं है कुछ, तुम कभी डांसर बन जाते हो, कभी एक्टर बन जाते हो, तेरा क्या विजन है। मैंने कहा विजन ही यही है, मुझे एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाना है, कैसे पहुंचना है ये मेरा अटक है। बस आप मौका दो, आपको मौका देना है बस, आप बस परमिशन हाँ। दो। अब मामा होती है, मेरा मम्मी को वो जाके सबसे पहले हाँ, पिघलते हैं। मैंने सबसे पहले प्लानिंग मेरे माइंड में यही सिचुएशन आई कि सबसे पहले माँ के पैरों में गिर जाओ। मैंने मम्मी को मनाया, मम्मी को मनाने के बाद पापा को एग्री वैग्री करके देन हम मूव हुए यहाँ से, दिल्ली में गए। तो मैंने अपने ज्वाइन किया था सबसे पहले लाइव वॉइस द मीडिया इंस्टीट्यूट करके, मैंने वहाँ पे कौन सा था? लाइव वॉइस द मीडिया इंस्टीट्यूट। जी जी। तो मैंने वो एकेडमी ज्वाइन करी, एकेडमी ज्वाइन करके एक्टिंग का कोर्स किया, बट वहां मैं ना सेटिस्फाई नहीं हो पाया। जो चीज मुझे मिलनी चाहिए वो चीज मुझे लग रही थी नहीं हो सकती। फिर नॉर्मली दिल्ली में फिर मैं अपने दोस्तों से कनेक्ट हुआ उसी फील्ड से रिलेटेड, जो एक्टिंग के फील्ड से जो एक्टिंग से फील्ड से रिलेटेड होते, उनका भी स्ट्रगल चल रहा था, मेरा भी चल रहा था। तो दर्द दोनों का बयां एक ही टेबल पे एक होता ही था। जैसा था। तो शाम को कुछ मेरे दोस्त वगैरह इकट्ठे हो जाते थे, चाय वाय का चलता था, तो वो अपने दर्द बताते थे, मैं अपना बताता था। तो हम लोग मार्केट में घूमते थे। तो नोएडा सेक्टर 16 में ना फिल्म सिटी है, तो वहां जाके हम लोग ऑडिशन दिया करते थे, जहां पर भी मन हुआ वहां ऑडिशन दिए। तो ऐसा दौर चला करीबन 2013-14 तक, 3 साल तक हम लोगों ने दिल्ली में एक्सपेंड किया, खूब स्ट्रगल किया दबा के। मतलब ये सोचो आप कि हम घर घर से इतना प्रेशर आ जाता था कि भाई अब मैं तेरे पैसे नहीं दे सकता रेंट वेंट के लिए, अब तो अपने जुगाड़ खुद कर ले। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं यार ये बात सही है, मैं अपने पापा से कब तक लेता रहूंगा। तो मैंने नाइट शिफ्ट की, मैंने अपने फ्रेंड कलीग्स वगैरह से मैंने वहां पे बोला, मैंने कहा यार मेरे को कोई कॉल सेंटर में जॉब दिलवा दे यार, कुछ तो होगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं करवाता हूँ। तो इन केस वो मेरा कॉल सेंटर में मेरा फिर बात बन गया था। तो नाइट में मैं कॉल सेंटर की जॉब करता था 10 to 6 की, फिर मॉर्निंग में मैं अपना 6 नाइट की शिफ्ट खत्म करने के बाद 6 o'clock पे वापस आता था। फिर 9 बजे मेरा मैं ऑडिशंस के लिए देन अगेन मूव हो जाता था। तो दौर बहुत अच्छा खासा स्ट्रगल चल रहा था। तो फिर वहां पे कुछ लोग मुंबई से आए हुए थे नोएडा फिल्म सिटी सेक्टर में शूट करने के लिए। तो फिर हमने उनसे बात करी, मैंने कहा सर मुझे भी चांस दो, मैं एक्टर हूँ, ऐसा है। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल वगैरह देखी, बोलते ठीक है करते हैं, बट उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था, एक प्रॉपर रेस्पॉन्स। हाँ प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला। और रेस्पॉन्स के चलते फिर वो चीज हमारी क्या हुई कि हम लोग मूव करे। फिर हमने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा सर आप थोड़ा सी चीजें बता दो, हम कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा। तो उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया। देन हम 2 से 3 फ्रेंड्स थे मेरे साथ में, हम लोगों ने मूव किया मुंबई। कौन सी साल था ये? 2015। 2015 हाँ, में। 2015 मतलब 10 में आप स्टेट लेवल के डांस कंपटीशन जीतते हाँ, हैं, वापस आते हैं 10-11 में एकेडमी ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, एकेडमी यहाँ चलाते हैं, देन 11 में मूव कर जाते हैं दिल्ली, फिर 11-12 में 12 में, हाँ 2012 में, देन 2015 में दिल्ली से मुंबई पहुंच जाते हैं। जी। मुंबई पहुंचे, फिर वहां पे कुछ लोगों से और मुलाकात हुई। मुलाकात होते होते वहां पे बातचीत होना स्टार्ट हुई, मेरी मेहनत देखी, स्ट्रगल देखा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को चांस देने की कोशिश। फिर हम ना क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के उस वक्त शूट चलते थे, तो हम वहां पे जाते थे, हमने काम किया वहां पे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। फिर मैंने वहां पे एडी का काम करके मुझे और एक्सपीरियंस मिल गया, एक्सपीरियंस मिला। देन हम लोग प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन
कनेक्टेड होते चले गए और माहौल अच्छा खासा हम लोगों ने बना लिया था। नॉलेज सबसे ज्यादा मैटर कर रही थी कि नॉलेज मैं कितनी ले रहा हूं, तो वो मैंने बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर ली थी। वक्त क्या होता है कि वक्त का पता नहीं होता कि कब किस्मत का दरवाजा खुल जाए, कब खुल जाए। बंदा एक्टिव होना चाहिए उस वक्त। बिल्कुल सही बात। अगर बंदा डीएक्टिवेट है और वो सोच रहा नहीं पहले किस्मत का दरवाजा खुलेगा देन हम प्रिपरेशन करेंगे, देन मैं गारंटी देता हूँ वो बंदा फेल हो जाएगा वहां पे। सही बात है, किस्मत पे डिपेंड रहना ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब उस वक्त इतना पागलपन था, हाँ प्रेशराइज इतना बुरी तरीके से था मैं कि मुंबई जैसी सिटीज में शायद अगर कोई बंदा अगर थोड़ा सा भी अगर डेडिकेशन के साथ में अगर नहीं लगा है, अगर उसने जरा सा भी डेडिकेशन मूव कर दिया, हटा दिया, मैं डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ वो बंदा वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। मुंबई क्या करता है, मुंबई जितने प्यार से पकड़ता है ना उतने प्यार से फेंकता भी है, उतने प्यार से फेंक देगा। आपके अंदर अगर वो चीज अगर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहे, मायने करती है कि वो चीजें सीख रहे हो आपकी नहीं, इन्वॉल्व हो रहे हो या नहीं। जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है आप उतनी ज्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हो। टीम बनी, मेहनत हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम फ्लुएंट काम चल रहा था, बड़ा फर्स्ट क्लास। प्रोडक्शन में जाना, आज उस वक्त में मैं नेहा कक्कड़ के गाने शूट कर रहा था, जे स्टार के गाने शूट के। नेहा कक्कड़ का कौन सा गाना जो तो आपने शूट किया था? एक फोन में तेरी फोटो करके था उस वक्त, तो वो हम लोग शूट कर रहे थे। जे स्टार का भी उस वक्त में, जे स्टार बहुत अच्छे खासे फेमस थे। मैं तेरा गर्लफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड करके सॉन्ग उनका आया हुआ था। मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, काफी फेमस हुआ था, फेमस सॉन्ग हुआ था उस वक्त भी हम लोग के। फिर तो उसके बाद एज एडी जुड़े हुए थे। एडी जुड़े हुए थे। एडी में हम लोग वर्किंग सीख रहे थे कि कैमरा काम कैसे करता है, डायरेक्टर्स कैसे काम करते हैं, पूरे टीम पर कैसे काम करती है। फिर दूसरे 2015 से मुंबई था 2 साल इससे पहले। फिर 2017 में मेरे को पीटीसी पंजाबी चैनल्स के उसके शूट्स मिलना दबा के स्टार्ट हो गए थे। हम लोगों ने शूट किया लाइव, उसमें एज एडी एडी से प्रमोशन हो गया था हमारा। अच्छा, डायरेक्टर सीधे चीफ एडी पे पहुंच गए थे हम लोग। चीफ एडी, हाँ, वहां पे काम किया, कैमरे वैमरे शूट करना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। फिर फंक्शन आने लगे घर में, तो मम्मी पापा ने बोला कि भाई यार तू तो अपनी दुनिया में बिजी हो गया, घर के फंक्शंस वगैरह भी देख लिया कर कुछ। तो मेरी फैमिली में फंक्शन था, तो किस्मत थी हम वापस आए, फंक्शंस वगैरह अटेंड किया हमने। फंक्शन पूरा मैंने 15 डेज का अटेंड किया। उस वक्त सिचुएशन ऐसी होगी कि मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया उस वक्त, और सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। लेफ्ट पैर उनका पूरा कट गया था, ब्रेन बिल्कुल अलग हो गया था। बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ थी उनकी। मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि वो मरने की कंडीशन पे थे। मतलब अगर हम उन्हें टाइम पे अगर हॉस्पिटलाइज पे अगर उनको ट्रीटमेंट्स नहीं दिलाते तो शायद वो मेरे बीच में ना होते। अब मैं अपनी फैमिली का अकेला इकलौता बंदा, अब आप समझ ही सकते हो, माँ है, पापा है, सिस्टर है, मैं अकेला फंस गया मैं इन चीजों में। तो अब मैंने अपने करियर को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाया कि मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरे फादर रखते थे। दोबारा मुंबई नहीं जाना हुआ? नहीं, क्योंकि मुंबई जाना इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे फादर 6 मंथ आईसीयू में एडमिट रहे, 6 महीने आईसीयू में एडमिट रहना, फिर उनकी टेक केयरिंग करना, तो काफी मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं एक इकलौते बच्चे हाँ, के लिए तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं हूँ अपनी मम्मी का इकलौता, तो मुझे पता बहुत है। ज्यादा टफ सिचुएशंस हो जाती है। कभी कभी ऐसा फील होता था कि मौत सामने खड़ी हुई है, फिर भी तुम मौत से ही नहीं कह पा रहे हो आप मुझे गले लगा। तो क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि फादर मेरे ऑन टाइम पूरे बेड पे रहते थे, दर्द से चिल्लाते थे। तो मैंने सोच लिया था मैं मुंबई वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरे फादर ठीक नहीं होते। अब वो दौर चलता चला गया, काम बिल्कुल खत्म ही हो गया, मतलब मैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था कंडीशन से। एकेडमी क्लोज हो गई थी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। एकेडमी तो एक्चुअली में उसी टाइम क्लोज हो गई होगी जब आप यहाँ से नहीं, बाहर मैं हुए उस थे। वक्त वो एकेडमी अपने असिस्टेंट को हैंड ओवर करके गया हुआ अच्छा, था। एक असिस्टेंट यहाँ पे बना के रखा हुआ था मैंने, भाई तू बन जा, तू सिखा। मतलब ऐसे बंदों को मैं ट्रेन करके गया हुआ था, तो चल रहा था। लेकिन फिर एकेडमी पे भी मैं इतना ध्यान नहीं दे पाया था, क्योंकि देखिए आप अगर अपना काम स्टार्ट कर दो ना, तो जो मेन बंदा काम स्टार्ट करता है उसका इन्वॉल्वेशन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होगा ना तो वो चीजें बेकार हो जाएंगी। तो नहीं हो पाया। होने के बाद फिर क्या हुआ, सिचुएशन ऐसी होगी कि फादर को ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, राधा कृष्ण का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मेरे परिवार को हिम्मत दी, फादर बैक टू बैक होम वापस आए। बट सिचुएशन ऐसी थी, ठीक थे, हमारे बीच में थे, लेकिन टेक केयरिंग की बहुत जरूरत थी। 24 आवर्स मैं और मम्मी लगे रहते थे। तो उनको जैसे तैसे ठीक किया, ठीक करने के बाद उनको ऑफिस ज्वाइन करा। अब सिचुएशन क्या आ गई थी कि फिर वो टाइम भी ऐसा आ गया था कि फिर प्रेशराइज आने लगे कि भाई शादी कर ले, शादी का ही। शादी कर ले, क्योंकि फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मदर की भी तबीयत हाँ, ठीक नहीं वो रहती थी। मतलब तो हमारे इंडियन कल्चर में हाँ, क्या होता है कि लड़का 12th किया,
3 साल ग्रेजुएशन किया, बस फिर शादी कर ली। शादी का प्रेशर आने लगा मुझे। शादी कर लिया तो मतलब लाइफ में उसने सब हासिल कर लिया, ये हमारा हाँ, इंडियन ये culture है। मतलब उनका मोटिव रहता था। जी। लेकिन अब सिचुएशन क्या थी कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग, तो मैं बड़ा दबाया गया इस चीज को लेके। उन्होंने बोला नहीं शादी कर ले, शादी कर ले। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं इस प्लानिंग पे था कि फादर ठीक हो जाएं, अच्छे से चल जाएं, ऑफिस ज्वाइन कर लें, देन मैं अपने वापस मैं मुंबई चला जाऊंगा। तो लेकिन फिर अब वो होता ना कि कभी भी आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि एक बेटा जो होता है ना, जब बाप के साथ ना घर पे बैठ के बात नहीं कर पाता, कभी छोड़ने जा रहा है ना बाइक पे, तो बहुत सारी बातें निकल जाती हैं बेटे के दिल से। तो मैं उनको ऑफिस छोड़ने जाता था, तो मैं अपनी दिल की बात बोलता था, मैं पापा ऐसा करना है, ये मुझे ना मुंबई वापस जाना है। तो वो एकदम इमोशनल अटैक कर देते थे कि तुम्हारे अलावा कौन है, मुझे कौन देखेगा, तुम वापस मुंबई जाओगे, पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अंदर से अब मैं ही हूँ इन सबका पालनहार। हाँ, अब दिल में एक ऐसी बात जगी कि नहीं, मेरे पापा ने मुझसे अभी तक तो नहीं मांगा कुछ, मैं कुछ बनना चाह रहा था, उन्होंने भेज दिया, अब उनको जरूरत है मेरी। तो मैंने कहा मैं वापस नहीं आऊंगा किसी भी कीमत पे। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी वो रखी, तो मैंने ओके कर दिया। मैंने कहा मेरे को मुंबई नहीं जाना जब तक फादर का क्लैरिफिकेशन पूरा क्लियर नहीं होता। लेकिन प्रेशराइज, अब तो पापा और ज्यादा ब्लैकमेल करने लगे कि भाई साहब शादी करनी है तेरे को, ये शादी किस करनी। ईयर की बात थी? ये ईयर तो हम आ गए थे 18 और 19 के बीच में चल रहे अच्छा, थे। 18 और 19 के 19 बीच में। तो 18 और 19 पे यहाँ पे भी कुछ एक अकेडमी वगैरह डाली थी आपने, हाँ, क्या काफी। 18, हाँ सॉरी, ये भी बात बताना मैं भूल गया था। हाँ तो हाँ। वापस जब मैं मुंबई आया, पापा को थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, उनका ट्रीटमेंट हुआ, फिर मैंने वर्सटाइल फिल्म एकेडमी के नाम से एक एकेडमी ओपन की। तो वो डांस एकेडमी थी, क्या था वो नहीं, उसमें? वो एकेडमी, उस पे फिर मैंने मल्टीपल चीजें स्टार्टिंग कर दी थी, प्रोडक्शन का काम कर दिया, एक्टिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया, सिंगिंग को तो कैसे इस मैनेज एकेडमी के थ्रू कोई फिल्म विल्म बनाई कुछ? हाँ बनाई थी, लेकिन वो कौन कौन सी, एक क्या शॉर्ट था? फिल्म बनाई थी मैंने, बेटी करके थी, हाँ। एक जिंदगी ऐसी भी, वो भी बनाई थी, तो शूट किया हुई थी। तो वो कुछ रीजंस की वजह से हम लोगों ने रिलीज नहीं कर पाई थी। हुआ है। रीजंस ये हुआ था कि उसमें जो मेरे साथ में एडिटर था हाँ, उसमें फिर एडिटर से एक सेकंड। वाई? उसमें एडिटर का एक इशू ये था कि एडिटर के घर में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तो फिर उनसे मेरा कोऑर्डिनेट हो नहीं पाया। कोऑर्डिनेट नहीं होते वो समय दौर गुजरता चला गया, मैं पुश करता रहा, बोलता रहा, लेकिन उनकी तरफ से कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया, तो मैंने वो प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, ये है कि अगर कभी वक्त रहते अगर ये मैं वापस चीजों में पहुंचा, तो दबा के मैं काम करूंगा इस चीज को मतलब लेकर। कभी वो जो शॉर्ट फिल्म्स वर्सेटाइल फिल्म प्रोडक्शन के अंडर बनाई गई थी, कभी हाँ, वो वापस आएंगी? नहीं आएंगी जरूर, सब रिलीज कुछ होंगी? सब कुछ वापस आएगा। उसका केवल मैं आपको बताऊं, बेटी करके था, हमने उसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया था, जी। आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हो, केवल उसका ट्रेलर लॉन्च था। फिर उसके बाद में मैंने रिसेंटली, फिर उसके बाद में मैंने एक एल्बम सॉन्ग भी लॉन्च किया था, प्यार का असर करके था, उसका जी। भी पूरा वो तो प्रॉपर गाना भी शायद आप ही ने गाया था, मैंने सिंगिंग देखा भी है। मैंने, हाँ सिंगिंग भी मैंने ही करी हुई थी। जी, जी। अच्छी कवर थी, मीडिया हैंडलिंग सब कुछ बेस्ट था वहां पे उस जी। वक्त। फिर हमने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद में चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। करने के बाद में जैसे ही मेरी एल्बम सॉन्ग रिलीज होने के जस्ट आफ्टर 6 मंथ के बाद मेरी एंगेजमेंट की प्रिपरेशन हो गई। ओहो। तो मतलब ये हादसा किस ईयर हुआ था? ये 19 में चल रहा था मेरा, 2019। 19 में चल रही थी, प्रिपरेशन चल रही थी मैरिज को मोदी लेके। जी के चुनाव की प्रिपरेशन चल रही हाँ, थी, आपके ब्याह की प्रिपरेशन चल मेरे रही इस थी। तरीके से चल रहा था। तो लड़की बड़की देखी गई, तो 2-4 लड़कियां देखी गई, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे को करनी नहीं थी। तो पापा ने फिर मेरे को शूट आउट बटाला की तरह गेम खेलना चालू किया कि पेलना चालू कर देते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो वो कैसे पेलते अपने बच्चों को, वो आपको मुझे पता पता है, मैं जानता है, हूँ आपको अच्छे से भुक्तभोगी। पता हो। उस वक्त फिर क्या हुआ कि जो भी लड़की वालों की तरफ से आते थे, वो हर कोई होता है एक फैमिली में होता है कि लड़की वालों की तरफ से जो भी गार्जियंस होता है ना, वो ये सोचता है कि मेरे घर में जो भी दामाद आए वो सेफ एंड सिक्योर वाली लाइफ वाला है, गवर्नमेंट आपकी लाइफ कोई सिक्योर थी? गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए, अच्छा खासा बिजनेस। बट मेरे साथ सिचुएशन है डिफरेंट थी। तब आप अकेडमी चला रहे अकेडमी हैं? चला रहा था एंटरटेनमेंट की दुनिया में, जिसको पता इन सब चलता था में कि झूठ हाँ, है। जिसको पता चलता था ना लड़का क्या करता है, पागल हो गया है। डांस करता है, अबे पागल हो गया तू इस तरीके की चीजें मेरे से बोल दी जाती थी। तो मुझे लगता था कि यार कोई तवज्जो नहीं रहता इस चीज को, एंटरटेनमेंट सब बेकार ही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा, और उस वक्त मेरे को भी कोई सर्दी गर्मी नहीं थी, नहीं करनी नहीं करनी मत करो, मेरे को वैसे भी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी ही नहीं करनी है। आपको आप लोग मेरे को क्या नजरिए से देखते हो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे शादी नहीं करनी मैं है, मेरे को वैसे भी नहीं करनी। वो तो मेरे फैमिली के पीछे से प्रेशर है ना, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बोल सकता उस जगह। लेकिन वो प्रेशराइज तो जो मेरे ऊपर है वो तो मैं झेल लूंगा, लेकिन सामने वाला बंदा अगर मुझे प्रेशराइज करे तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
मैंने कहा नहीं करना तो नहीं करना, दैट्स इट। अब तो इस चीज को लेके मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, तो फिर पापा का मेरे पर प्रेशर है, ये प्रोफेशन छोड़ो तुम पहले। मैंने कहा क्यों? अब मैंने अभी तक तो आप बोल रहे थे कि क्या कहते हैं जाना चाहिए, अब आप बोल रहे हो कि प्रोफेशन छोड़ दो। मैं क्यों छोड़ूंगा? मैं इस बात पे मेरी फाइट होना शादी नहीं हो रही है इसलिए छोड़ो। मैंने कहा रीजन बताओ अब क्यों छोड़ना है? तो बोलते तेरे इस प्रोफेशन की वजह से कोई भी शादी फिक्स नहीं हो रही। मैंने कहा ये कोई लॉजिक रीजन है क्या? लोग नहीं समझ रहे तो इसमें मेरी गलती नहीं है। सही बात है, ऑब्वियस ही चीज है, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, पॉसिबिलिटीज नहीं हुई। दूसरे दौर की बातचीत है, अभी कुछ गैपिंग आ गई थी हमारे वीडियोस में, वो आपको दिखेगी भी। तो पापा ने बोला कि भैया शादी हो नहीं रही है, तू प्रोफेशन छोड़ दो। मैंने अब क्या हुआ? मैंने कहा प्रोफेशन क्यों छोड़ दूं? मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन आप मेरे प्रोफेशन लेके आपने अगर पंच आउट करने की कोशिश करी मेरे को, तो मैं एकदम बौखलाहट में आ जाता हूं। तो फिर मेरी मम्मी ने मम्मी ने अलग से पेलना चालू किया कि एक अलग से प्रेशर में ये प्रोफेशन छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा, ये कौन सी बात हो रही है? अब मैं कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अकेला फील करने लगा इस चीज को लेकर। मैंने कहा यार मेरी खुद की भी जिंदगी है, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। मेरे अंदर ईश्वर ने मुझे वो चीज दी है जो हर व्यक्ति के पास नहीं होती। एक आईएएस को बोल दो आप डांस करके दिखाओ, नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक डॉक्टर को बोलो जाके कि भाई साहब एक काम करो आप ना चंद्रयान 4 रिलीज कर दो, नहीं कर पाएगा। आप अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग बंदा अगर फिट है, उसको अगर वो चीज मिल जाती है तो क्या गलत है? सही बात है। कोई तो आज के गार्जियन समझने को तैयार ही नहीं होते, वो अपनी चीजें मत्थे मढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चे के ऊपर। बिल्कुल सही बात। अब सिचुएशन इतनी ज्यादा टफ होने पर मैं बड़ा अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इमोशन की तरीके से बहक गया था। मतलब पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था चारों तरफ दुश्मन है। मैंने कहा यार क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि फैमिली को देखूं, प्रोफेशन को बचाऊं या जिंदगी को बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ डैमेज चल रहा था मेरा। अब कहीं ना कहीं फिर मैंने अपने आप को अकेले छोड़ने की कोशिश करी। सोचा कि जिंदगी में क्या ही रखा है यार, तू आजकल को चल मान ले एक्टर बन गया, तू एक बहुत बड़ा डांसर बन गया, लेकिन मेरी फैमिली वाले खुशी नहीं है। वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से। और मैंने उनकी मर्जी से अगर शादी कर भी ली, मैंने कहा क्या चीजें बिगड़ रही हैं क्या चीजें नहीं बिगड़ रही, मैं इतना पजल हो गया था। फिर मैंने बहुत सारी चीजों की एक लिस्ट बनाई। अगर मैंने शादी मम्मी पापा की मर्जी से कर ली तो मेरा क्या होगा? अब मैंने अगर अपने प्रोफेशन में अगर जमा के अगर मेहनत कर ली और सब कुछ फिट हो गया, तो मेरे मम्मी पापा के रिएक्शन क्या होंगे? मैं प्रॉपर नोट बनाता था। तो मैंने कहा नहीं यार, फिर मुझे अंदर से लगने लगा यार कि मेरी वजह से वो एक दौर डिप्रेशन का रहा होगा ना, जबरदस्त डिप्रेशन। नींद ही नहीं आती थी, मतलब ख्याल ही नहीं आते थे कि कुछ होने वाला है मेरा। क्योंकि देखिए मैं जब मुंबई से बिल्कुल वहां से हटने के बाद क्या होता है कि आपके कनेक्शंस लेवल टूट जाते हैं। सही बात। फिर